रुद्रप्रयाग में हादसा 250 मीटर गहरी खाई में गिरा टेम्पो ट्रैवलर। हादसे में कुल 14 लोगों की गई जान, 12 लोग घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने की 2-2 लाख मदद की घोषणा, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक आज, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर बड़ी बैठक। एनएसए डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा रहेंगे मौजूद। सीएम यूपी की गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में बैठक। बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली में गहराया जल संकट, पेयजल संकट पर दिल्ली में आई सियासी बाढ़। आज भाजपा का प्रदर्शन, कल कांग्रेस ने फोड़े थे मटके। नीट एग्जाम रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट में चौथी याचिका। 20 स्टूडेंट्स ने कहा एग्जाम दोबारा हो या मामले की जांच सीबीआई की हो जाए। गुजरात में मानसून रुका, एमपी में 3 दिन बाद पहुंचेगा। नॉर्थ ईस्ट में बारिश का रेड अलर्ट, वाराणसी में हीट वेव का कहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और इस बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहम बैठक बुलाई है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई अहम बैठक। अहम जानकारी आपको बता दें, एनएसए डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा रहेंगे मौजूद। जम्मू रीजन में आतंकी हमले से एक्शन में सरकार। आतंकियों के खिलाफ सख्त रणनीति पर मंथन होगा। एनएसए डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहम बैठक बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहम बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एनएसए डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर आज अहम बैठक। तो दिल्ली से ये तस्वीर आपको हम बता रहे हैं। अधिकारीगण जो उपस्थित हैं, मैं सबका वेलकम करता हूँ। ये मीटिंग हम कर रहे हैं जेएनके की सुरक्षा समीक्षा के बारे में। लास्ट मीटिंग गृह मंत्री ने जनवरी में की थी, उसके बाद अब ये मीटिंग हमने रखी है। इस बीच में कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई हैं सर। तो इसमें हमारा आज का एजेंडा फर्स्ट हाफ में ऐसा है कि एक प्रेजेंटेशन डायरेक्टर आईबी करके गृहमंत्री अमित शाह ने अहम बैठक बुलाई और उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर बैठक की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे थे, जम्मू रीजन में आतंकियों पर सख्त एक्शन हो, आतंकियों के खिलाफ सख्त रणनीति बन सके, इसको लेकर मंथन लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह की ओर से अहम बैठक बुलाई गई थी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत है। आज जल संकट के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 तक रहेगा प्रदर्शन। दिल्ली में 14 जगहों पर बीजेपी करेगी प्रदर्शन। दिल्ली के कई इलाकों में भारी जल संकट की बात सामने आई है। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, दोपहर 12 बजे तक रहेगा बीजेपी का प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन की बात सामने आई है।
और दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत। तो दिल्ली में जल किल्लत को लेकर प्रदर्शन। पर आप क्यों रोकेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करता है। आपकी तो साठगांठ है इलीगल टैंकर माफिया के साथ। इतनी भीषण गर्मी है, ये भूल जाइए कि दिल्ली में साफ पानी मिलेगा। अरे कैसे मिलेगा? सीवेज का पानी मिक्स कर कर आता है। मेरी सारी की सारी बहनें यहाँ पर सुबह 3 बजे से टैंकरों की राह देखकर लाइनें लगा के खड़ी है। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी। केजरीवाल जी हाय हाय, केजरीवाल जी हाय हाय। केजरीवाल जी कोई सुध नहीं ले रहे। आम आदमी पार्टी की सरकार कोई सुध नहीं लेता। 2013 में दिल्ली जल बोर्ड में 600 करोड़ रुपए का मुनाफा था। 600 करोड़ रुपए का। मात्र 1 दशक में केजरीवाल जी ने दिल्ली जल बोर्ड को 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में ले आए। 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में। बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है, जेल से पत्र लिखना बड़ा आसान है, पर ग्राउंड पे तो कोई काम नहीं करा। अरे 1 दशक से दिल्ली में सत्ता भोग रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल जी। आपका ये जो जल का संकट है हर साल आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, 2018 में भी ये संकट आया, 2019 में भी ये संकट आया, अब 2024 में फिर ये संकट आ गया है। कहते हैं नियत हो तो नियति भी बदल जाती है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की नियति नहीं है दिल्ली को पानी देने की, दिल्ली के लिए काम करने की, और इसीलिए दिल्ली की नियति बना दिया है प्यासा मारने की। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और जनता, हम आवाज उठाएंगे और केजरीवाल जी एक एक बूंद की जवाबदेही बनती है आपकी। हम आपसे वो जवाबदेही मांगते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जवाब दीजिए। आतिशी जी जवाब दीजिए। आपने दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत क्यों नहीं करवाई? जवाब दीजिए। आप इलीगल टैंकर माफिया को क्यों नहीं रोक रहे? जवाब दीजिए। आपके शासन में दिल्ली कब तक प्यासी मरती रहेगी? अरे जवाब दीजिए। केजरीवाल जी हाय हाय। आम आदमी पार्टी की सरकार हाय हाय हाय। मटके लो एक मिनट थोड़ा सा दीदी मटके दीदी हम बहुत बहुत धन्यवाद हमारी लोकप्रिय सांसद बहन सुश्री बांसुरी स्वराज जी का, जिन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि हम कभी शांत नहीं बैठेंगे जब तक जनता की ये परेशानी खत्म नहीं होगी। भाइयों एक बार तो ये तस्वीर आपको हम दिखाए थे जहां पर जल संकट को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से प्रदर्शन जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन दूसरी ओर आम जनता अभी भी पानी की परेशानी से बेहाल नजर आ रही है और दूसरी ओर बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ जल संकट को लेकर बड़ा प्रदर्शन जारी है। तस्वीर आपको हम दिखाए थे जहां बांसुरी स्वराज आम जनता के बीच पहुंची हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आई। बड़ा हमला उनकी ओर से बोला गया है। दिल्ली में आपको बता दें कि जल संकट बरकरार है। कई इलाकों में लोग पीने के पानी के लिए मोहताज है। जल संकट के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए बांसुरी स्वराज यहां पर पहुंची हुई हैं और दिल्ली में पानी की भारी किल्लत नजर आ रही है। मटका फोड़ प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का लगातार यहां पर जारी है।
single day, I have to incessantly put pressure and keep on requesting officials of the Delhi Jal Board to send tanker and make sure that water is available to the people. People of Delhi are in a dire need. But what do I say? कहते हैं ना, नियत हो तो नियति भी बदलती है। लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी की और केजरीवाल सरकार की नियत ही नहीं है काम करने की। इन्होंने 1 दशक के शासन में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे वाले दिल्ली जल बोर्ड को 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में लाकर खड़ा कर दिया है। इनकी नियत ही नहीं है काम करने की। मार्च में ही आईएमडी ने बोल दिया था कि भीषण गर्मी होने वाली है दिल्ली में, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रिपेयर नहीं करी, उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करी। आज 40% से ज्यादा पानी दिल्ली का वेस्ट हो जाता है, या तो वेस्टेज में यानी वाटर वेस्टेज में, या फिर इलीगल टैंकर माफिया चुरा कर ले जाता है। दिल्ली सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करता है। मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी जब प्रोसेसिंग फैसिलिटी केवल 990 MGD पानी की है, तो आप किस मुंह से ज्यादा पानी मांगते रहते हैं? आप केवल दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करते हैं, या फिर आप हरियाणा पे दोषारोपण करते हैं? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया सर्वोच्च न्यायालय के सामने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हिमाचल ने कह दिया कि कोई सरपंच पानी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बात साबित हो गई कि हरियाणा पर्याप्त पानी छोड़ रहा है। 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा छोड़ रहा है, लेकिन दिल्ली की अगर कैपेसिटी ही 990 MGD है, तो मुझे बताइए दिल्ली सरकार वो ज्यादा फालतू पानी का इलीगल टैंकर माफिया के लिए मांग रही है? बासुरी जी, एक सवाल और है। अभी अतीश जी ने दिल्ली के कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी है, बड़ी पाइपलाइन क्योंकि टैंकर माफिया जो है दूसरी तरफ ऑपरेट करता है, ना कि दिल्ली की सूरत में। दिल्ली के टैंकर माफिया के साथ इनकी साठगांठ है, और मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री आतिशी जी से कि वो जो पाइपलाइन जो हर बार फट जाती है, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। हाल ही में जीके में एक बहुत दिल्ली जल बोर्ड के केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पानी की पाइपलाइन फटी थी। 5 से 6 दिन तक वहां पर पानी रिस रहा था। आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने उसमें बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया। हमें फोन कर 8 जून को हमने फोन कर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से बार-बार निवेदन करा। 9 जून को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने उस पाइपलाइन को फिक्स कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री आतिशी जी से, किस मुंह से वो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करती है? किस मुंह से वो बाकी प्रदेशों पे, हरियाणा पे दोषारोपण करती है? खुद उनकी एक निकम्मी सरकार है जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है और कुछ काम नहीं करती। अगर इन्होंने समय रहते दिल्ली जल बोर्ड की पाइपों की मरम्मत कर दी होती, इलीगल टैंकर माफिया पे नियंत्रण कर लिया होता, तो दिल्ली आज बूंद बूंद के लिए तरस नहीं रही होती। तो दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बांसुरी स्वराज आम जनता के बीच पहुंचकर यहां पर बड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर आई थी। तस्वीर आपको हम दिखा दें, आपको बता दें कि दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए बेहाल नजर आ रही है। लोगों तक टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाने के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आम लोगों की पानी की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बीएसपी की 23 जून को बड़ी बैठक की बात सामने आई है। प्रदेश भर के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा बैठक होगी और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में ही आकाश आनंद पर भी फैसला होगा। आकाश आनंद के लिए पदाधिकारियों से होगा विमर्श। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में हार की होगी समीक्षा बैठक। तो लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा बैठक होगी और आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो आगामी चुनावों को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में ही आकाश आनंद पर भी होगा फैसला। अहम खबर आपको हम बताते हैं।
और आकाश आनंद के लिए पदाधिकारियों से होगा विमर्श। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रदेश भर के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, आकाश आनंद को लेकर भी इसी बैठक में फैसला होना है, जो सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती ने बैकफुट पर अपने कदम बढ़ाए थे और आकाश आनंद के नाम को वापस लिया गया था, अब क्या लग रहा है कि क्या एक बार फिर से इस बैठक के बाद आकाश आनंद का नाम जो है वो सामने आ सकता है? क्या कुछ और मुद्दे इस बैठक में चर्चा के हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मुद्दा जो मामला है लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा, क्योंकि इसके पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर या सेक्टर प्रभारी, सभी लोगों को अलग अलग बुला के उन्होंने फीडबैक लिया। उसके बाद जो है 23 जून को फैसला लिया गया कि सबको सामूहिक रूप से बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में सबसे फीडबैक एक साथ लिया जाएगा कि आखिर में लोकसभा चुनाव में कहाँ भूल हुई और कैसे भूल हुई कि जो एक भी प्रत्याशी जीत नहीं सके। और जितने भी प्रत्याशी थे लगभग सभी थर्ड पोजीशन पे रहे, कोई सेकंड में भी रनर अप भी नहीं रहा है। आप उठा के देख लीजिए पूरे 80 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश में, तो ये स्थिति रही है। तो उसके लिए भी चर्चा की जाएगी। वहीं जो बीएसपी के पदाधिकारी हैं उसमें कई बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। कई मंडल कोऑर्डिनेटर उनको बदला जाएगा। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अभी देखिए 2 प्रत्याशियों को निकाल दिया, अयोध्या और सहारनपुर के जो प्रत्याशी थे उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। उसके बाद और भी अन्य तमाम लोग जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इस बैठक के बाद ये क्लियर हो जाएगा बीएसपी पूरा रेसफल करने जा रही है। और उसके बाद जो है इसी बैठक में लिया जाएगा कि आकाश आनंद को अगर वापस उत्तर प्रदेश में बुलाया जाता है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी कर्म जो उनके जो है पदाधिकारी हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा और उसकी राय मशविरा भी इस पे किया जाएगा। हालांकि आकाश आनंद पे सीतापुर में दर्ज मुकदमों की पैरवी भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से की जा रही है। वहां पे जो मुकदमा दर्ज हो, बीजेपी के पदाधिकारी ने मुकदमा दर्ज करवाया है, तो उसको लेकर उस मुकदमे को क्वेश्चन करने की भी तैयारी पूरी तरह से चल रही है। बीएसपी तो अपनी तरफ से जो है तैयारी कर ली है कि उस मुकदमे को किसी तरह निर्वाचन आयोग के आदेश पे जो मुकदमा दर्ज हुआ तो उसको क्वेश्चन किया जाए। उसके बाद जो आगामी चुनाव है उसमें जो है आकाश आनंद को कौन सी जिम्मेदारी दी जाए, अगर वापस उनको लाया जाता है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उस पर क्या लोगों की राय होगी, ये भी जानने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। देखना होगा क्या कुछ निकलकर इस बैठक के बाद फैसला सामने आता है। शुक्रिया आपका कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश भर में पदाधिकारियों को बुलाया गया है और सबसे पहले मंथन, आखिर क्या वजह रही कि इतना खराब प्रदर्शन बीएसपी का देखने को मिला, और उसके बाद आकाश आनंद के नाम को लेकर क्या कुछ निष्कर्ष इस बैठक में निकलता है, देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ से खबर बीएसपी की बैठक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रदेश भर से पदाधिकारियों को बुलाया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है लखनऊ से, जहां महाकुंभ 2025 को लेकर परिवहन विभाग तैयार है। महाकुंभ 2025 में 7000 बसें रोडवेज चलाएगा। श्रद्धालुओं को संगम तक लाने और घर वापस ले जाएंगे। ये बसें प्रदेश के 112 डिपो से मंगाई जाएंगी। इसमें 1000 नई रोडवेज बसें भी शामिल हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ये बसें प्रदेश के 112 डिपो से मंगाई जाएंगी। इसमें से 1000 नई रोडवेज बसें भी शामिल हैं और बसों से लगभग 3.5 करोड़ यात्रियों की यात्रा का अनुमान है। महाकुंभ में अच्छी व नई बसों को प्राथमिकता दी जाएगी और प्रदेश के सभी 75 जिलों से प्रयागराज के लिए बस मिलेंगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर परिवहन विभाग तैयार।
फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बसों से लगभग 3.5 करोड़ यात्रियों की यात्रा का अनुमान। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, महाकुंभ को लेकर तैयारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि 1000 नई रोडवेज बसें इसमें शामिल की जाएंगी। बिल्कुल, देखिए महाकुंभ की तैयारी संदीप की आवाज नहीं मिल पा रही है। चर्चाएं चल रही कि इस बार नई बसों का संचालन किया जाएगा और पूरे 75। बोलिए संदीप, आवाज आ रही है अब आपकी। तो इस तरीके से परिवहन विभाग इस बार अपनी तैयारियां जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से परिवहन विभाग की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि कुछ 172 के आसपास जो है वो जहां से वो उनके बस स्टॉप है वहां से बसों को बुलाया जाएगा और उसके बाद से इन बसों का संचालन जो है वो कराया जाएगा। यानी कि इसमें 1000 से अधिक जो है नई बसों को शामिल किया जाएगा, जो 75 जनपदों से हो करते हुए वो बसें गुजरेंगी। यानी कि कुंभ की जो देखने के लिए जो कुंभ की जो भीड़ होती है वहां पर यात्रियों को ढोने के लिए इन बसों का संचालन जो है वो किया जाएगा। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर के परिवहन विभाग लगातार जो है तैयारियां कर रहा है और कुंभ 2025 को लेकर के जो महाकुंभ की जो तैयारी है उसको लेकर के सरकार भी सख्त है और वहां की व्यवस्थाओं का लगातार जायजा कर ले रहा है। इसके साथ ही साथ में जो बसों का संचालन होगा वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब कुंभ आता है। तो ऐसे में परिवहन विभाग अपनी तैयारी जो है वो पहले से करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पूरी तैयारी जो है वो परिवहन विभाग की ओर से की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अहम जानकारी के लिए नई बसें चलाई जाएंगी ताकि जो लोग महाकुंभ का रुख करेंगे उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छी व नई बसों को इसमें प्राथमिकता दिए जाने की बात सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसमें 1000 नई रोडवेज बसें भी शामिल हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। बसों से लगभग 3.5 करोड़ यात्रियों की यात्रा का अनुमान भी जताया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, शहरी सीमा से लगे गांवों में बिजली महंगी होगी, गांवों को अब शहर की दर पर ही देना होगा बिल। यूपीपीसीएल निदेशक मंडल ने जारी किया आदेश। उच्चीकृत किए गए शहरी सीमा के ग्रामीण क्षेत्र शासन के निर्देश पर चयनित सीमा में लागू होगा नियम। ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत फीडर का ग्रामीण स्टेटस समाप्त। नगर निगम नगर पालिका अब शहरी दर पर करेंगे भुगतान। नगर पंचायत की सीमा से सटे ग्रामीण क्षेत्र भी यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने फैसले का विरोध किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शासन के निर्देश पर चयनित सीमा में नियम लागू होगा। नगर निगम नगर पालिका अब शहरी दर पर भुगतान करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से खबर, शहरी सीमा से लगे गांव में बिजली महंगी होगी। और गांव को अब शहर के सीमा से जुड़ा ये नया जानकारी सामने आई है। और उच्चीकृत किए गए शहरी सीमा के ग्रामीण क्षेत्र, बड़ी खबर आपको हम बता दें। और शासन के निर्देश पर चयनित सीमा में लागू होगा नियम, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है लखनऊ से, जहां 16% खरीदा गया गेहूं। सरकारी खरीद एजेंसियां निर्धारित किया लक्ष्य के करीब 16% खरीदा गया गेहूं और सरकारी खरीद किए गए जाने की अंतिम तिथि 15 जून थी। रबी सीजन में 600 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य। गेहूं खरीद के फाइनल आंकड़े देने में कतरा रहे अधिकारी। प्रदेश में 14 जून तक 9.41 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदे जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 16% हुई खरीद। 15 जून थी खरीद की अंतिम तिथि। बाजार में ज्यादा भाव क्रय केंद्रों तक नहीं पहुंचे किसान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि गेहूं खरीद को लेकर बड़ी जानकारी। 16% खरीदा गया गेहूं। सरकारी खरीद एजेंसियां निर्धारित किया लक्ष्य। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बाजार में ज्यादा भाव केंद्रों तक नहीं पहुंचे किसान। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और लाइव न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच आपको आगरा से खबर बता देते हैं। आगरा से खबर, युवकों ने उड़ाए 1 करोड़ के हीरे के जेवर। हीरा व्यापारी की कार्ड से उड़ाए हीरे के जेवर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं आगरा से। युवकों ने उड़ाए हीरे के जेवर। दो युवकों पर लगाया है आरोप। दही लेने के लिए अपनी कार से उतरा था व्यापारी। 2 युवकों ने कार में से बैग कर दिया पार। दही लेने के लिए अपनी कार से उतरा था व्यापारी। 2 युवकों ने कार में से बैग कर दिया पार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी कैमरे। हीरा व्यापारी की कार से उड़ाए हीरे के जेवर। सोने के जेवरात 1 लाख रुपए नगद लेकर हुए फरार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है पूरी घटना को लेकर? ऐसी बड़ी घटना यहाँ पर है। हीरा व्यापारी की कार से 1 करोड़ रुपए के जेवरात उड़ाने, हीरे और जेवरात उड़ाने का मामला है। पीड़ित व्यापारी ने जो बताया है कि बैग के अंदर उसकी 1 करोड़ की कीमत के गोल्ड की ज्वेलरी और हीरे रखी थी, जिसमें कि वो 2 युवकों पर बैग निकालने का आरोप लगाया है और दही लेने के लिए ये डेयरी पर उतरे थे, जैसा कि पीड़ित व्यापारी का कहना है। उसके बाद जो 2 युवक थे वो चुपचाप बैग निकाल के भाग गए।
जब पुलिस को इस मामले की जानकारी हुई तो लगातार पुलिस ने अपनी जांच करना शुरू करा, लेकिन पूरी घटना से कहीं ना कहीं शहर में एक सनसनी फैली हुई है। क्योंकि आगरा की अगर हम बात करें ऐसी, तो गोल्ड ज्वेलरी का बड़ा यहाँ आगरा में बाजार है। और उसके बाद जिस तरह से इतनी बड़ी घटना यहाँ अगर देखा जाए तो कार से बैग पार करने में 1 करोड़ रुपए की लागत, 1 करोड़ रुपए की रकम की हीरे जवाहरात गायब होना, ये पहली घटना ही माना जाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने देर रात तक दर्जनों सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं, अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। थाना लोहा मंडी क्षेत्र के मदिया कटरा का ये मामला है। फिलहाल पुलिस पूरी जांच में लगी हुई है। जैसे बिल्कुल अजेंद्र, अगर हम बात करें तो जिन 2 युवकों पर आरोप लगाए गए हैं, क्या वो युवक जान पहचान के थे? देखिए ऐसी जो युवकों का नहीं, जो पीड़ित व्यापारी है उसकी कोई जान पहचान के ये युवक नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक अंदेशा लगाया कि 2 युवक वहां खड़े थे और वही मेरा बैग निकाल कर ले गए। लेकिन गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा और माल बरामदगी के बाद पता चल पाएगा कि आखिर जो युवक थे उनको ये बात कैसे मालूम थी कि इस बैग में इतने रुपए के जेवरात हीरे रखे हुए हैं। लेकिन जब तक पुलिस के हाथ वो आरोपी नहीं लगेंगे उससे पहले कुछ भी कहना संभव माना जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि थाना लोहा मंडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हीरा व्यापारी की कार से उड़ाए हीरे के जेवर। दो युवकों पर लगाया बैग पार करने का आरोप। और इसी बीच आपको गाजियाबाद से खबर बता देते हैं। गाजियाबाद से खबर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। गाजियाबाद से खबर, कैंटर में सवार लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर। चार मजदूरों की मौत, 24 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मुरादनगर में रेवाड़ा रेवड़ी के पास की घटना बताई जा रही है। चार मजदूरों की मौत, 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयवीर हमारे साथ जुड़ चुके। जयवीर, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि सुबह रात के लगभग 1 बजे की घटना है। एक जो कैंटर था उसमें लगभग 28 से 30 मजदूर जो है वो सवार थे और सभी लोग उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद और हरदोई जनपद के बताए जा रहे हैं। सुबह के समय जब ये ट्रक गाजियाबाद की सीमा में रेवड़ा एक गाँव पड़ता है, तो वहाँ पर मेरठ एक्सप्रेसवे पर थे। वहाँ पर इस ट्रक का जो ड्राइवर था उसने इस ट्रक को रोका और जो लघु शंका के लिए जो कुछ लोग थे वो उतरे। इसी दौरान एक पीछे से आ रहे ट्रक ने इसमें तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 24 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस और स्थानीय एम्बुलेंस प्रशासन ने तमाम सूचना के बाद तुरंत तत्काल प्रभाव से इन लोगों को, जो घायल लोग थे उनको अस्पताल पहुंचाया है और जिनकी मौत हो चुकी है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह लगातार डीएमई पर हादसे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जो सुरक्षा की बात करें, जिस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए थी, सुरक्षा व्यवस्था इस मार्ग पर नहीं है। और एक बड़ा हादसा इसको दिन निकलते ही कहा जा सकता है। जिस तरह से दिन निकलते ही हादसा हुआ है, काफी दर्दनाक हादसा है। और जो लोग थे ये सभी लोग मजदूर किस्म के लोग थे जो ईंट भट्टों पर ही मजदूरी का काम करते थे और जो बताया जा रहा है कि ईद मनाने के लिए सभी लोग अपने गांव जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि कैंटर में सवार लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है।
घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। दिनांक 16 जून को रात्रि करीब 1:15 एक आयसर कैंटर HR69C8183 यह आयसर कैंटर गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा से ईंट भट्ठा मजदूरों को लेकर के हरदोई की तरफ जा रहा था। जब यह आयसर कैंटर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रेवड़ी रेवाड़ा बहद ग्राम थाना क्षेत्र मुरादनगर से होकर गुजर रहा था कि कुछ लोग इसमें से लघुशंका के लिए उतरे थे। पीछे से आ रहे एक ट्रक संख्या EB 10HU6281 इस ट्रक ने इसको पीछे से साइड मार दी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूनिट मॉल के निर्माण को मिली गति। सरकार ने शुरू की PMC नियुक्ति की प्रक्रिया। प्रदेश में यूनिट मॉल का निर्माण तेज कराने के निर्देश। लखनऊ, आगरा, वाराणसी में निर्माण कराया जा रहा है। लखनऊ में अवध शिल्पग्राम में चल रहा निर्माण कार्य आवंटन के बाद 75 दिनों में डिजाइन देना होगा। कंसल्टेंसी को आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृति के बाद 18 महीने में निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। लखनऊ से खबर, जहां पर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन की खरीद औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 7300 करोड़ से की जा रही है खरीद। यूपीडा ने अब तक खरीदी 1700 हेक्टेयर जमीन। 5568 हेक्टेयर जमीन का होना है अधिग्रहण। 5 एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 29 जिलों में बनाए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उसको बनाने की जिम्मेदारी यूपीडा को दी गई है। उनतीस जिलों में बनाए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पीडब्ल्यूडी में 650 कार्मिक होंगे तबादले। पीडब्ल्यूडी में कर्मियों के डाटा सत्यापन के बाद तबादले होंगे। समूह ख, ग और घ के 6000 कार्मिक विभागाध्यक्ष ने दिए नियमों से कड़ाई के पालन के निर्देश। 150 पदोन्नति सहायक अभियंता को दी जानी है तैनाती। कार्मिकों के सत्यापन के बाद ऑनलाइन होंगे तबादले। पीडब्ल्यूडी में 2022 में तबादलों में मिली थी गड़बड़ियां।
पीडब्ल्यूडी में कर्मियों के डाटा सत्यापन के बाद होंगे तबादले। लखनऊ से खबर, जहां पर 86 केंद्रों पर सिविल सर्विस की परीक्षा शुरू। डीएम ने परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र में निरीक्षण। केंद्र पर पेयजल शौचालय की व्यवस्था का लिया जायजा। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्रों में लिया जायजा। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्रों में निरीक्षण। बहराइच से खबर, जहां पर अवैध खनन पर चला प्रशासन का चाबुक। अवैध खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर मौके से फरार हो गए हैं। अवैध खनन कर रहे लोगों पर जिला प्रशासन की नजर है। सड़कों पर उतरे नायब तहसीलदार व हल्का लेखपाल। बता दें कि अवैध खनन के रहरों के ट्रैक्टर ट्रॉली को किया गया है सीज। बहराइच के थाना दरगाह क्षेत्र सिसरौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अवैध खनन पर चला प्रशासन का चाबुक। अवैध खनन कर रहे लोगों पर जिला प्रशासन की नजर। अवैध खनन के रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया गया है सीज। कासगंज से खबर, जहां पर गंगा दशहरा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते सोरो मार्ग पर लगा जाम। गंगा घाटों पर पीएसी गोताखोर मौजूद। जनपद में लगभग 4 लाख से अधिक श्रद्धालु करेंगे स्नान। स्नान के बाद पूजा पाठ कर गरीबों को देंगे दान। जनपद के सोरो हरी की पौड़ी में श्रद्धालुओं की भीड़। लहरा घाट, कादरगंज, गंगा घाट पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़। कासगंज से खबर, गंगा दशहरा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा दशहरा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते सोरो घाट पर लगा जाम।
जनपद के सोरोहरू की पौड़ी में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। बरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गंगा दशहरा पर हजारों श्रद्धालुओं ने रामगंगा में डुबकी लगाई। गंगा दशहरा जो इस मास की दशमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि आज के दिन स्नान करने से 10 पापों से मुक्ति मिलती है और आज ही के दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। रामगंगा तट पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया और सूरज निकलते ही रामगंगा घाट पर स्नान करने वालों की संख्या हजारों में हो गई। भक्तों ने मां गंगा में डुबकी लगाई और अपने परिवार की खुशहाली के लिए मां से दुआ की। बता दें आपको कि गंगा दशहरा आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की गंगा घाटों पर भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन की मुस्तैदी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। उन्नाव पुलिस का काम कर रहे हैं ग्रामीण। कोतवाली हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत बीते माह गांव के बाहर स्थापित ब्रह्मदेव मंदिर से घंटे की चोरी की घटना को कुछ चोरों ने अंजाम दिया था, जिसमें 1 लाख की कीमत के 2 कुंटल वजनी घंटा चोरी हुए थे। मंदिर में चोरी होने के बाद लगातार पुजारी कोतवाली क्षेत्राधिकारी ऑफिस के चक्कर लगा रहा था, लेकिन पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। ये कह ले कि वह मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली हसनगंज क्षेत्र के मुन्नीखेड़ा गांव के किनारे पर ब्रह्मदेव मंदिर है, जिसके पुजारी ननकू है। मंदिर में बीते माह घंटा चोरी हुआ था और संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देते हुए गांव के ही अजीत पुत्र हाकिम मगोलू पुत्र श्यामलाल मरोचा मकुर थाना जिगैन पर आरोप लगाया है। ये हमारे 4 तारीख को शाम को हमने पूजा किया, मंदिर बंद करके घर से ले आए और फिर हम सुबह जब गए तो बेलन और कुंडा टूटा पड़ा, देखा घंटा चोरी हो गई, घंटों की चोरी हो गई। चोरी हो गई, फिर हमने अज्ञातवास में एप्लीकेशन थाने में दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम सीओ के यहाँ गए, वहाँ भी दिया, फिर भी हमारी कोई सुनवाई। फिर उन्नाव गए, वहाँ दिया, सुनी नहीं गई। तब आज हम थाना दिवस में दिया एप्लीकेशन, तो हमारी सुनी गई। जो हमारे ब्रह्मचारी जी गए साथ पर मौके से हमारी सुनी गई और दुकानदार को उठा लाई। कौशाम्बी जिले में 6 दिन पहले हुए स्टाम्प वेंडर में 5.58 लाख रुपए की लूट मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस मुठभेड़ में दूसरे आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। देखिए, थाना सैनी क्षेत्र में एक स्टाम्प वेंडर के साथ लूट की घटना हुई थी। उससे संबंधित एक अभियुक्त मोहम्मद एजाज को आज दोपहर में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से लूट के 1,46,000 रुपये बरामद हुए थे। उसी ने बताया कि इस घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त फैयाज आज उससे ओसा नहर मंडी में मिलने का वादा हुआ था। इस पर हमारे करारी थाना और मंझनपुर की पुलिस टीम लोहा लगी हुई थी। चेकिंग के दौरान वो व्यक्ति फैयाज वहां आया और उसने पुलिस को देखते ही फायर किया। आत्मरक्षा चलाई गई गोली में पुलिस फैयाज घायल हुआ है। फिलहाल उसके उपचार के लिए यहाँ ले आए हैं
और उससे जो भी बरामदगी करनी है उसके बारे में वहाँ हमारी फील्ड यूनिट है, कार्रवाई चल रही है। इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा कारतूस मिला हुआ है और हम इनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई करने जा रहे हैं। हाँ, ये एक बार पहले छेड़खानी के मामले में जेल गया। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।